हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का 2019 का क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेन और सॉल्यूशन के साथ। जो आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अपलोड कीजिए, तो मैंने 2019 का करा है। और 2019 का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि बुक से थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इस पेपर को आप कैसे लिखो। तो ये सब आपके क्वेश्चन हो गए, ये आपके क्वेश्चन आप देख सकते हो। से पहला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से 3 ऑप्शन होते हैं, करने आपको 2 होते हैं। इससे पहले ही में देखो 5 मार्क्स में ओनली आपका पूछ लिया कि दोनों का बनाइए। हर बार आपका पूछता था कि यार नॉकआउट का बनाइए या लीग का, मगर इस वाले क्वेश्चन में देखो 12 ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 12 टीम्स ऑन बोथ लीग एंड नॉकआउट, मतलब लीग एंड नॉकआउट दोनों का बनाना है इसमें। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मार्क्स कम देता है और वो चीज़ें ज़्यादा पूछ लेता है, तो इसलिए बच्चे भी 2.5 घंटे के पेपर में भी ना उनको टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, हम अपने आंसर पे आते हैं। तो ये मैंने आपके लिए सोल्व करा है। वैसे पहला क्वेश्चन यही है कि अटेम्प्ट एनी टू ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 12 टीम ऑन बोथ लीग एंड ऑन नॉकआउट बेसिक फॉर अ टूर्नामेंट सेपरेटली, मतलब इसके आधार पर हम बताएंगे। देखो सबसे पहले सिंपल सा 12 टीम का पूछा, तो 12 टीम मतलब इक्वल है। इक्वल में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल सा 12 टीम नॉकआउट टूर्नामेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ टीम लिखेंगे 12। हमेशा मैचों की संख्या होती है टीम से एक कम, तो ये मैचों की संख्या का फॉर्मूला है n-1। तो n मतलब होता है नंबर ऑफ टीम, तो 12 टीम है हमारे पास, -1 गिरा तो क्या आ गया 11 मैच होंगे। और इक्वल अपर एंड लोअर हाफ, इसको सिंपल से लिख सकते हो कि अपर एंड लोअर हाफ का जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताता हूँ, n-1 + 2। इसमें ना फॉर्मूला लगता नहीं है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब इक्वल टीम नहीं होती। जैसे कि ओड में होती है टीम तब, जैसे 11 9 ये, मगर इसमें 12 इक्वल में, तो इसलिए हम 6 डिवाइड कर देंगे दोनों भाग में। वैसे ही बाई निकालेंगे, बाई का मतलब होता है 2 की पावर। देखो 2 की पावर मतलब 16। पहले तो आप 2 की पावर करोगे तो 3 में तो 8 ही आएगा, बट जो नंबर है 12 वो 8 से बड़ा है, तो हम क्या 2 की पावर लेंगे 4 बार लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 16। और टीम कितनी है 12, तो 12 और 16 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 बाई। तो 4 बाई, तो बाई भी 4 आई, तो मतलब ये भी इक्वल बटेगा क्योंकि सम है टीम में, तो 2 बाई ऊपर बटेगी 2 नीचे। तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ, जैसे नंबर ऑफ बाई 2 अपर एंड 2 लोअर, इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपको बनाना नहीं आता तो मैं एक बार और अच्छे से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे बनाना है आपको। देखो इस तरीके से आपका ये बनेगा फिगर। जैसे 1 2 3 4, ये आप 12 तक काउंटिंग लिख दोगे। फिर आपको बाई कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे नीचे से पहली बाई देंगे, फिर सबसे ऊपर जाएंगे दूसरी बाई देने के लिए, फिर तीसरी बाई जो हमने बॉर्डर लाइन खींची होती है ना हाफ हाफ करने के लिए, उसके नीचे फर्स्ट टीम को देते हैं ऊपर से। फिर जो पहली ऊपर वाले रो होता है उसमें लास्ट टीम को बाई देते हैं, तो आपके 4 बाई बढ़ गए। तो 4 बाई को जो होते हैं उनको आपको सेकंड राउंड में खिलाना पड़ता है, पहले राउंड में नहीं। देखो पहले राउंड में वो खेलेंगे जिनके पास बाई नहीं है, तो ये पहला मैच हुआ, ये आपका दूसरा मैच हुआ, ये आपका तीसरा मैच हुआ, ये आपका चौथा मैच। अब बाई वाली टीम खेलेगी उसके साथ जो सिंपल वाली टीम जीती, जैसे कि ये 22 से खेलेगी, ये आपका 5वां मैच, ये 6ठा मैच। फिर नीचे आ जाओगे, फिर दूसरी बाई वाले खेलेगी 7वां 8वां, फिर ये आपका 9वां मैच, ये 10वां मैच और 11 मैच। जैसे कि जिस तरीके से मैंने बताया कि टीम तो 12 थी बट मैच होते हैं 11, मतलब कि एक टीम अपने आप से तो खेलेगी नहीं, इसलिए मैच 12 नहीं रहेंगे, वो दूसरों 11 टीमों से खेलती है, इसलिए तो मैच होते हैं 11। यहाँ विरन लिख सकते हो। आप अगर डेट टाइम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑल मैच में, जैसे कि यहाँ पर 2 जनों का मैच हुआ, तो यहाँ पर तो मेंशन करोगे डेट एंड टाइम साथ में, ऐसे लिख सकते हो हर मैच के उसमें। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। ऊपर अब 1 2 3 4 4 राउंड लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया तो 4 के रो में आया। अब इसी में पूछा है लीग टूर्नामेंट, पहले बताओगे कि लीग टूर्नामेंट है क्या। तो सिंपल सा, आर ऑल्सो कॉल्ड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू दिस टूर्नामेंट इस टीम प्ले इच अदर टीम वंस, सिंगल डबल दो से, मतलब कि एक ऐसा टूर्नामेंट होता है इसमें एक टीम हमेशा दूसरे टीम के साथ खेलती है। अगर सिंगल हुआ तो एक बार खेलेगी, डबल हुआ तो 2 बार खेलेगी लीग टूर्नामेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल निकालने के लिए n-1 बराबर 2, जैसे 12 टीम है, 12 में से एक गई बट 2 132 हुए, तो 66 मैच होने चाहिए। अब एक लीग टूर्नामेंट बनाना है, तो मैंने स्टेयर केस मेथड से बनाया, जो सीढ़ी नुमा पद्धति कहते हैं जिसे। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा, तो ये आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका पूरा है। तो सबसे इजी वे है यही सीढ़ी नुमा। जैसे आपके पास 12 टीम है, तो आप एक 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 एक, एक, एक कितनी बार लिख दोगे 11 बार,
क्योंकि एक कम लिखना पड़ता है ना हमें, क्योंकि पहला एक से तो मैच पहला खेलेगा नहीं, दूसरे से खेलेगा पहले में, तो ऐसे में पहले में 1-1 लिखना है आपको, फिर दूसरे में आपको ऐसे 2-2 लिखना है, ये 1-1 लिख दिया इसमें आपने, फिर उसके बाद आपने 2-2 लिख दिया, फिर अब 3 वाला रो हो गया, ये 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9, 10 और 12 लास्ट में आपका ऐसे बनेगा सीढ़ी नुमा। तो सिंपल सा है, इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ आपका, कि जितनी टीम होती है उसके हिसाब से बॉक्स बनते हैं एक कम। जैसे कि यहाँ गिनता हूँ मैं, आप देखोगे तो यहाँ लास्ट में आता है आपका 12, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ऊपर का 11, तो देखो 11 बॉक्स बने। तो सिंपल से आप शुरू में या एक बॉक्स ये जो लाइन बना दोगे ना, तो अपने आप वो जब तक नीचे ख़त्म ना हो जाए ना, तो आप बनाते जाओ, वो अपने आप ये बन जाएगा सीढ़ी नुमा। तो इस तरीके से आपको इसमें बनाना है। अब बी पार्ट देखते हैं। ए में तो देखो इतना बड़ा ही पूछ लिया आपका। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 आसन अलॉन्ग विद देयर इलस्ट्रेशन, मतलब कि उनके साथ का चित्र भी बनाना है और उन आसनों को वर्णन भी करना है। देखो सिंपल सा आसन किसे कहते हैं पहले आपको बताऊं। एन आसन इज द बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरल टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन पोज, मतलब सिंपल सा कहते हैं कि आसन है, इसमें हम एक सिटिंग पोज बनाते हैं मेडिटेशन के लिए, जब हम योगा करते हैं, शांति करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने एक आसन लिया सुखासन, सबसे इजी पोज बोलते हैं इसको, आराम से जैसे कि आप बैठते हो ना किसी भी चीज के लिए, तो ये एक पोज होता है। दिस इज एन इमेजिक वन ऑफ बिगिनर्स एज इट इज गिव वन ऑफ डिजायर कंफर्ट, द आसना इज बियॉन्ड द horizons of physical dimension and gives a spiritual base, तो इसे हम सुखासन कहते हैं। और आप लिख सकते हो इसके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से इसने 5 मार्क्स का पूछा है, मतलब 2.5 का एक आसन पूछा है। सुखासन इज द बेस्ट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड मेंटल टायर्डनेस, मतलब कि ये हमारे जो तनाव, हमारे संघर्ष, एंजाइटी मतलब चिंता, ये सबको दूर करने में बहुत वो है। और ये और भी लिख सकते हो, देखो सिट विद द लेग्स टक्ड, जब हम टिप्स की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टिप्स यूज करने चाहिए। सिट विद द लेग्स टक्ड इनसाइड द अपोजिट थिंग एंड द स्पाइन शुड बी वर्टिकली स्ट्रेंथ, द हैंड शुड बी प्लेस ऑन द नीज एंड ब्रीथ इन द एंड आउट जेंटली। तो देखो इस तरीके से आपको ये पोज बनाना है। ये मैं बना रहा था, मेरे को ड्राइंग तो मेरी खराब है तो इसको मत देखियो, तो आप ये वाला पोज देखो जो मैंने ये इसमें फिगर में दिखा रखा है। इस तरीके से आपको सुखासन का पोस्टर बनाना है, ये आपका सुखासन है। फिर दूसरा हम आसन की बात करते हैं, तो ये वक्रा आसन है, जिसे हम बहुत अलग अलग तरीके से, वक्रा का आसन मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड रिड्यूस बेल्ट फैट and also help in the improving digestion and reducing digestive juices. Tips क्या है इसका? One need to make a posture like a steady stand by the placing the hand should be over the head with the palms together. देखो इस तरीके से मैंने भी बनाया है और एक चित्र भी लगा दिया कि आपको अच्छे से समझ में आए, कि पता ही है मेरी तो ड्राइंग खराब है, तो भी मैंने कोशिश किया अच्छे से बनाने से। तो ये आपका पोस्टर है वक्र आसन का, तो ये आपको करना है। अब सी में पूछा है डिफाइन योगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। देखो योगा क्या है, संस्कृति रूट यूज से बना है, मेकिंग टू योग और टू यूनिट द प्रैक्टिस एम टू क्रिएट यूनियन बिटवीन द बॉडी एंड माइंड द स्पिरिट एज वेल एज बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड यूनिवर्सल कंसिनेशंस। तो मतलब सिंपल सा संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, इसको कहते हैं हम टू यूनिट बोलते हैं। तो ये योगा है जिससे हम मन की शांति प्राप्त करते हैं। अब इसमें ही पूछा है कि 2.5 नंबर में व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। देखो कंट्रोल वेट में मदद करता है, एक्सरसाइज इम्प्रूव मूड, एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी, एक्सरसाइज प्रमोट बेटर एंड इस बेटर स्लीप की बात करता है। अब व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन खाने से या न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलता है, क्योंकि ये इस प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट, हमारे फैट को ध्यान रखता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है। एवरी फूड वी कंज्यूम द कंटेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। एवरी न्यूट्रिशन प्ले इज अ डिफरेंट रोल टू कीप योर बॉडी हेल्थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है, हमारे शरीर को चलाने के लिए होता है। ये विटामिन देता है, हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है, प्रोटेक्शन करता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट
enlist the various of deficiency disease and write the cases, symptoms and remedies in details। देखो सिंपल सा पूछा है बैलेंस डाइट क्या है, और जो डेफिशिएंसी जो सकारात्मक रोग होते हैं उनके बारे में बताना है, जो पोषण से रिलेटिव रोग है इसमें ये बताने हैं। देखो बैलेंस डाइट सिंपल सा बताता हूँ आपको, 3 मार्क्स में ही पूछा है। ए डाइट दैट द कंटेंट ऑल द विटल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। सिंपल से शब्दों में जितने भी आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है बॉडी को, और वो हमें मात्रा में सही मात्रा में मिल रहा है, तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। ए बैलेंस डाइट इज कंप्राइजेस विटल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर। ये होते हैं कि बैलेंस डाइट हमारे लिए आवश्यक है। अब आप इसी में साथ साथ बेनिफिट लिख सकते हो, 3 मार्क्स में पूछा है। विटामिन एंड मिनरल्स इन द डाइट आर विटल, बूस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्थी डेवलपमेंट। A healthy diet can be protect the human body against certain type of disease. Healthy diets can also contribute to adaptive body weight। तो ये आप लिख सकते हो बेटर मूड बनाने के, इम्प्रूव मेमोरी के लिए। अब आपका पूछा है डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है। डेफिशिएंसी डिजीज इसके बारे में आपको बताना है। देखो डेफिशिएंसी डिजीज आर द disease that are the caused by the lack of certain essential nutrition, especially vitamin and minerals in one's diet over a prolonged पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो हमें खाने से संबंधित हमें जो बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उससे कहते हैं जो हमें मिनरल्स नहीं मिल पाते ठीक से, विटामिन नहीं मिल पाता। जैसे कि मैंने लिखा है विटामिन बी से हमें एक बीमारी होती है, उसका नाम है बेराबेरी। सेवरल डेफिशिएंसीज क्विज बेराबेरी विद द सिम्टम्स क्या है इसके, बीइंग वेट इम्प्रेस्ड एंड सेंसरी परसेप्शन वीकनेस एंड द प्लेन एंड लिम्ब सम। ये तो इस तरीके से मैंने आपके लिए ऐड करे हुए हैं बहुत सारे। देखो फैट सॉल्यूशन विटामिन डेफिशिएंसी मतलब ADE के, हमें पहले विटामिन के नाम लिखे, फिर उन विटामिन से क्या क्या दिक्कत आती है वो लिखना है। जैसे विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं इसको रासायनिक भाषा में। द डेफिनेशन केस नाइट ब्लाइंडनेस एंड नाइटोपिया एंड द क्रेटोमेलिसिया इफ ट्रीटेड टू कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। मतलब कि यह जो अरथोंदी नामक की बीमारी हो जाती है, इसको रेटिनॉल कहते हैं, जिससे हमारा अंधापन हो जाता है। कैल्सीफोरल विटामिन डी होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं। इसमें एक रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, जिसका हड्डी संबंधी या जो दांत है ना वो टूटने लग जाते हैं, और जो बोन्स होते हैं जॉइंट्स वो कमजोर होने लग जाते हैं। अब विटामिन के है, विटामिन के से हमें क्या कमी आती है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड टू डिक्रीज कोगुलेशंस ऑफ ब्लड। मतलब कि ये ब्लड की दिक्कत आती है जिसमें अनीमिया की कमी बोलते हैं इसी को। और ई से जो हमारा होता है कि मसल में वीकनेस आ जाती है। तो इस तरीके से आपको विटामिन के सारे वो लिखने हैं। ये मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगला क्वेश्चन आया कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर प्री एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस ब्रेथ यूज सजेस्ट द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। देखो जो सबसे ज़्यादा ना ये दिक्कत आती है किसमें, महिलाओं, और उसमें दिक्कत आती है। देखो फिजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, मैनी टाइप्स ऑफ, मतलब कि प्री एडोलेसेंस के बारे में पूछा है 4 मार्क्स में, और 4 मार्क्स में पूछा कि इसमें टीचर एंड पेरेंट्स का रोल क्या होता है। देखो सबसे पहले प्री एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस हेल्थ इशू सबसे किसके बारे में बोलते हैं, वुमेन्स के बारे में, जो किशोरियाँ होती है उनके बारे में। इनको फिजिकल प्रॉब्लम आती है जिसके मैनी टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, चेंज लाइक मेंस्ट्रुएशंस इन गर्ल्स एंड नाइट फॉल बॉयज, सेक्सुअल परफेक्शन ऑल्सो डेवलप इसमें होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा लिखना है मेंटल प्रॉब्लम, इट इज कॉमन टू हैव टेंशन फ्रस्ट्रेशन एंड वर्स। मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको, ये इसके अंदर लिख लेना। सबसे पहले आपका फिजिकल प्रॉब्लम आती है इन एडोलेसेंस में, मेंटल प्रॉब्लम इसको आप रीड कर लेना, प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव मतलब आक्रामक व्यवहार आ जाता है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। आप सजेस्ट द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। देखो ये उनके रोल होते हैं कि क्या क्या पेरेंट्स टीचर करे। सबसे पहले एडुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट की बात करें कि उनको मोटर डेवलपमेंट करे, जो भी उनके गतिविधि विकास है उनकी बाद में बात करें। एडुकेशन फॉर साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक शिक्षा जो है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए उसके बारे में। वोकेशनल गाइडेंस देनी चाहिए। एडुकेशन फॉर सेक्स के बारे में बताना चाहिए। मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन देना चाहिए। टू प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए इनको, तभी ये ठीक से रह सकते हैं इन बीमारियों से। तीसरा क्वेश्चन है प्रिवेंशन टू इज बेटर देन केयर। मतलब कि आपका बोलते हैं कि हमें रोग को
दूर करने से बजाय उसे रोकथाम करना चाहिए। मतलब कि एक बार आपने रोक दिया, कोई भी आपको डिजीज हो रही है तो वो हमेशा रुकी रहती है। बस आपने जैसे कि बुखार हुआ, गोली खाली खत्म, फिर आपको बुखार तो होगा। तो ऐसा चीज करो कि आपको कभी बुखार ही ना हो। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। केयर से बेटर होता है प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम। एक्सप्लेन दिस द कीपिंग इन व्यू ऑफ वेरियस स्टेप टू कंट्रोल कम्युनिकेट डिसीज। मतलब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन बता के फिर आपको कम्युनिकेट डिसीज के स्टेप बताने हैं कि आप कैसे कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ब्रिटिश ने कहा है, यूज टू से दैट इज द बेटर देन ईजियर स्टॉप ए प्रॉब्लम इलनेस एक्सेट्रा फ्रॉम हैपनिंग देन टू स्टॉप द करेक्ट इज आफ्टर इट इज स्टार्टेड। हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक और किसी ने लिखा है, ये प्रिवेंशन इज द कंसिडर्ड एज बेटर देन केयर बिकॉज इट सेव्स अस फ्रॉम द हार्म ऑफ केयरिंग थ्रू मेडिटेशन। प्रिवेंशन इज a safe way to remain way away from any problem. We just need to maintain a healthy and disciplined lifestyle through life wears and carelessness and is the care using medicine or other treatments. Care cannot care as completely. However, prevention keep us away from the danger and maintain normal health. मतलब कि ये कहता है कि हमें हमेशा ना केयर से छोड़ के प्रिवेंशन की बात करनी चाहिए, रोकथाम की बात। अब हमें कोई भी बीमारी होती है तो एक ऐसा उसका उपाय करना चाहिए जो हमारे लाइफ के लिए बेटर हो। तो ये लिखना है। अब वेरियस स्टेप टू कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीज। देखो सबसे पहले क्या होता है कम्युनिकेबल डिसीज के लिए, अर्ली डायग्नोसिस मतलब प्रारंभिक पहचान करनी चाहिए कि हमें हुआ क्या है। अधिसूचना नोटिफिकेशन देना चाहिए जो हमारे आसपास या किसी डॉक्टर को। जांच पड़ताल उसका इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, अन्वेषण बोलते हैं जिसे। पृथक करना आइसोलेशन बोलते हैं, जो अभी कोविड वाले हैं तो उनको अलग कर देना चाहिए कि दूसरे लोग उसके संबंध में ना आए। ट्रीटमेंट की बात करता है, संगोद करना, क्वारंटीन की बात करता है ये। और इम्यूनेशन जिसे प्रतिरक्षण कहते हैं, रोगों के प्रसार में रुकावट। इंटरप्रेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन की बात। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेबल डिसीज को रोक सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया, डेंगू तथा क्षय रोग के कारण एवं लक्षण। ओनली आपको बताने हैं कि कारण और लक्षण क्या है। मतलब कि इनको थोड़ा 2+3+3 में, तो इन्होंने देखो ओनली 2 नंबर में मलेरिया पूछा और 3 नंबर में उन्हें पूछा है। तो देखो जिस तरीके से मैंने आपको इसमें लिखाया है मलेरिया, देखो एक मलेरिया का चित्र बना दिया। आपको भी कभी हुआ हो सकता है, ये नहीं हुआ। द वर्ल्ड मलेरिया इज ड्राइव द फ्रॉम द इटालियन लैंग्वेज। जो हम इटली की लैंग्वेज में बात करते हैं, मडी मोल एरिया मीन्स डटी एरिया। देखो मलेरिया 3 शब्दों से मिला है। इसे बोलते हैं पहला मल, इसे बोलते हैं गंदी जगह, एंड एरिया मतलब गंदी जगह, गंदा पानी, और गंदा खाद्य जो भी होता है, डटी एयर, हेवा की बात करते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन है। केसेस ऑफ मलेरिया क्या है, जो क्या के कारण हो सकते हैं। मलेरिया कैन अक्वर इन मस्किटो इन्फेक्टेड विद द प्लाज्मोडियम पैरासाइट बाइट्स यू। मतलब कि एक प्लाज्मोडियम के काटने से होता है, मतलब ये फैल जाता है। ये इस तरीके से कहते हैं मलेरिया को। सिम्टम्स क्या दिखते हैं ऑफ मलेरिया, शेकिंग, चिल्स दैट कैन बी रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू सेवर, हाई फीवर, प्रोफ्यूज सीविटिंग, हेडेच होता रहता है इसमें। अब डेंगू की बात करी है तो डेंगू भी सिंपल शब्द, इन ऑस्ट्रेलिया दैट द डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ए बाइट फ्रॉम द एडिस एक्टिविटी मस्किटो। मतलब जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू, तो इसकी बात करिए। ओनली द फीमेल मॉस्किटो ट्रांसमिट द डेंगू वायरस। मतलब जो ओनली जो फीमेल मच्छर है वो इसको करते हैं। कैसेस क्या है, देखो डेंगू इज द वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट इन इफेक्टेड मस्किटो, जिस मस्किटो के कारण से फैलता है ये। सिम्टम्स क्या है इसके डेंगू के, सिंपल सा है, जैसे कि हमें फीवर देखने को मिलता है 3 से 7 दिन में। मच्छर के काटने से एकदम से फीवर नहीं आता। इंटेंस हेडेच एंड पेन बिहाइंड द आईज के हो सकता है। मसल्स एंड जॉइंट पेन हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटिट, वोमिटिंग एंड डायरिया, स्किन रस, ये हो सकते हैं डेंगू के समय। अब आपका पूछा है व्हाट इज केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी के नाम से जाते हैं।
द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबलिकेसिस बैक्टीरियम केसेस टीबी, मतलब इस कारण से हमें टीबी होता है। इट इज स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन ए पर्सन विद टीबी लंग्स आर इफेक्टेड कॉज इन स्नेजी स्पीट लंग्स और टॉक्स के। जैसे कि हम टीबी की बात करते हैं कि हमारे लंग्स में जो खांसी होने लग जाती है और हम दूसरे को छींकते हैं तो वो भी फैलने लग जाता है खांसी के थ्रू। सिम्टम्स क्या है इसके, देखो एक्सरसाइज फैटिग, द पेशेंट्स फील द टाइड while working generally feels weak and keeps away from work, मतलब कोई भी काम करते समय वो जनरली वीक महसूस करता है। इंसिडेंट ऑफ लोड, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। स्टॉपेज, चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि तनाव क्या है एवं भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए जीवन कौशलों की आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। मतलब पहले सिंपल से ये 8 मार्क्स में पूछा है। तो व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट आर द लाइफ स्किल रिक्वायर्ड टू स्टेट एंड इमोशन एक्सप्लेन, मतलब कि कौन से लाइफ स्किल है जो आपके इमोशन और उसको कंट्रोल करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा तो ये आपको लिखना है इसमें। सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे स्ट्रेस के, बस इसमें नंबर तो दिए ही नहीं, इन्होंने गलती डिवाइड किया है। स्ट्रेस इंक्लूड द साइकोलॉजिस्ट चेंजेस एंड प्रोड्यूस्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफी psychologist conditions which disturb your homeostatic balance in medical presence. It is the defined and disturbing by the body homeostasis, मतलब सिंपल सा स्ट्रेस तनाव जिसे कहते हैं मानव की अवस्थी में ये दैनिक मन जीवन में माइंड पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको तनाव कहते हैं। तो तनाव के कारण ना हमें संघर्ष की उत्पत्ति होती है, अपने आप स्ट्रेस आता रहता है हमारे अंदर, ये सब आप कह सकते हो इसमें। तो जैसे इसके बाद आप लिखोगे क्या क्या लाइफ स्किल है। तो लाइफ स्किल में देखो हम बताते हैं कि सबसे पहले ये आपका आता है सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, कमिंग विथ स्ट्रेस, कमिंग विथ इमोशन। तो इसमें पूछा है क्या आप इमोशन और तनाव को कम करने के लिए कौन से लाइफ स्किल, तो ये आपके 2 है लाइफ स्किल, इनको आप यूज करोगे, कमिंग विथ इमोशन, कमिंग विथ स्ट्रेस। तो इन दोनों को मैंने डिफाइन किया है। जैसे कि आप कॉपिंग विथ स्ट्रेस की बात करते हो, ये देखो इफेक्टिव डीलिंग विद द स्ट्रेस ऑफ द एवरीडे लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स एस स्ट्रेस, व्हाट आर द वेज टू काउंटर दिस स्टेट एंड हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेस आर इम्पोर्टेंट स्किल। It is said the stress largely depend on the way of previous and event and gets compounded by the ineffective ways to dealing with the those stress। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। लाइफ स्टाइल एक ये है, दूसरा आपका डीलिंग विथ इमोशन। तो इनमें 2 पूछा था क्योंकि 4-4 मार्क्स में शायद पूछा है इसने, एक ही साथ मैनेज करके। देखो इमोशन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, वी फील हैप्पी, sad and angry on different occasion and different situation। सेकंड में है अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन इन ए गिवन सिचुएशन एंड मैनेजिंग इन प्रॉपरली इज द इम्पोर्टेंट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। तीसरा है मैनेजिंग इमोशन डज नॉट टू मीन suppression emotion for a bottling up the emotion does not solve problem, rather it's a to वेरियस अदर प्रॉब्लम, मतलब कि हमारे इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए, लाइफ स्किल होता है। स्ट्रेस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, प्रॉपर्ली आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन फर्स्ट एड, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट में क्या क्या आप प्रिंसिपल अपनाओगे। तो फर्स्ट एड आप सिंपल से कह सकते हो कि मेडिकल हेल्प दैट यू गिव द समबडी हु इज हर्ट और बिल बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। मतलब सिंपल शब्दों में फर्स्ट एड एक ऐसा एड होता है जो हम मतलब डॉक्टर से के पास पहुंचने से पहले जो एक दुर्घटना हुए व्यक्ति को देते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं, चाहे आप कैसे भी करके दो उस तरीके से। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट, देखो रोड एक्सीडेंट में क्या क्या प्रिंसिपल आप अपनाओगे। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड ये है आपका प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डेट्रियोशन, promote recovery, taking immediate actions, calming down the situation, calling for medical assistance, apply the relevant treatment। तो ये आपको 8 स्टेप अपनाने हैं किसके, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट के। जैसे कि आपको ये भी समझ आ सकता है, ये मैंने और भी बहुत सारे लिखे हैं कि आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो।
सबसे पहले चेक योर सेल्फ, फर्स्ट अपने आप को जानिए, जैसे कि यू हैन बी इंजर इन द एक्सीडेंट, फर्स्ट चेक योर सेल्फ फॉर एनी इंजरीज। दूसरा कि अन्य व्यक्तियों की चोटों की जांच करें, जैसे कि आपके साथ 3-4 व्यक्ति है तो अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो दूसरों की हेल्प करो, उसको जानो कि क्या क्या इंजरीज हो सकती है उसके में। तीसरे में सांस लेने के लक्षण देखिए, अगर तो आपको उसको बचा रहे हो व्यक्ति को तो आप देख सकते हो कि उसको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे वो सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको आप ठीक करना है। अब चौथे में लिखना है कि मदद के लिए कॉल भी कर सकते हो अगर आपके पास कंफर्टेबल है कॉल करने के लिए। व्यक्ति के मुंह और गले में रुकावटों की जांच करें कि उसकी सांस लेने की कहाँ कहाँ रुकावटें आ रही है। जीवन रक्षक तकनीक, अगर आपके पास कोई भी टेक्निक है वहाँ पर टूल से यूज़ करने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो। गंभीर परिस्थितियों में भी उसकी मदद करने के लिए तरीके इनको अपनाने चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। खुले घावों का इलाज करें, ये भी आप इसमें प्रिंसिपल लिख सकते हो। और 4 प्रिंसिपल और भी लिखे गए, जैसे आइडेंटिफाई सीरियल इंजर्ड पर्सन, चेक फॉर कंसिन्यूशंस, रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे, ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग को आप ये कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका छठा, 2-2 मार्क्स के हर बार ऐसे ही पूछे जाते हैं, 4 में डिवाइड है। इसमें पूछा है कि एक्स्ट्रामुलर कंपटीशन, गेम्स एंड स्पोर्ट, लाइफ स्टाइल डिजीज, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। तो देखो मैंने सबको अच्छे से बता रखा है। सबसे पहले आपका क्या आता है, एक्स्ट्रा मिलर कंपटीशन, जो सिंपल से आपका जो स्कूल से बाहर करवा जाते हैं, मगर स्कूल के लोग भी उसमें जा सकते हैं। द वर्ड ऑफ एक्स्ट्रा म्यूलर इज डिराइव्ड द फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एक्स्ट्रा एंड म्यूरल, मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा आउटसाइड द म्यूरल्स मीन्स वॉल, देयर वर एक्स्ट्रा म्यूलर मीन्स दोस एक्टिविटी विच आर डन प्ले आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ ए स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब जो 4 दीवारी के बाहर खेला जाता है उसको कहा जाता है, मगर जिसमें कई स्कूलों के लोग भाग ले सकते हैं, किसी भी एक स्कूल में करा जाता है। एक्स्ट्रा मिलन मतलब आपके स्कूल की 4 दीवारी से बाहर होने वाला एक प्रोग्राम। दूसरा है गेम्स एंड स्पोर्ट। देखो गेम्स एंड स्पोर्ट की बात करते हैं तो दोनों अलग है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एज सेम वेयर एज बोथ आर द कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब दोनों डिफरेंट। जैसे कि गेम्स इन्वॉल्व मोर देन 1 पर्सन एंड स्पोर्ट आर रिलेटेड टू स्कूल एंड प्रोफेशन ओनली 1। जब आप स्पोर्ट की बात करते हो तो स्पोर्ट में क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हम क्रिकेट क्या है, एक स्पोर्ट है, इसकी बात करते हैं। स्पोर्ट आर रिलेटेड टू स्कूल एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओनली 1, मतलब नहीं, गेम्स क्या है, क्रिकेट है, और स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कि उसमें एक ही लोग खेलते हैं। और दूसरा गेम्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेटजी विल स्पोर्ट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मतलब गेम्स में आप स्ट्रेटजी डिजाइन करते हो, और स्पोर्ट्स में जो बंदा होता है, स्पोर्ट्स जैसे एथलीट की बात करते हैं तो एथलीट में बंदा, स्पोर्ट्स वाले को एथलीट भी कहते हैं और गेम्स वाले बंदे को क्या कहते हैं, प्लेयर कहते हैं। ये आपका डिफरेंस है इसमें। लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है, लाइफ स्टाइल डिजीज आर एलिमेंट्स दैट आर द प्राइमली बेस द डे डे हैबिट ऑफ द पीपल, मतलब डे टू डे में जो उसको खान पान संबंधित कोई भी इफेक्ट होता है, हैबिट दैट डिट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द एक्टिविटी एंड पुश देम टुवर्ड्स sedentary routine can the cases of number of health issue that can lead to curing non-communicable disease that can be have near life threatening condition। हम इसको लाइफस्टाइल डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी कह सकते हैं, जो हमारे में मोटापा, रक्तचाप का बढ़ जाना, ये अपने आप होता है। अब हेल्थी ईटिंग हैबिट्स पूछिए आपका, तो शुड डेवलप गुड फूड हैबिट इन चिल्ड्रन एज सून एज पॉसिबल because health is the biggest wealth. Some healthy eating habits are mentioned below. Do not drink too much water in between the while eating, मतलब कि खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना चाहिए, हमें हेल्थी हैबिट अपनानी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हेल्थ रहेंगे तो वेल्थ रहेंगे। ईट कट चपाती सलाद फ्रूट एक्सेट्रा रेगुलरली इन लंच टाइम। तो ये आपका पेपर ख़त्म होता है, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, ये कमेंट कर देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ का, तो ये आप पेपर अपना देख सकते हो। इस तरीके से आपका पेपर है।